हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2024-25 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का, तो आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। ये न्यू सॉल्व मॉडल पेपर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परीक्षा 2024 और 25 में एमसीक्यू बेस पर होने वाली है। अगर आपकी भी ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम होंगे, तो ये न्यू सॉल्व मॉडल पेपर आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पूरी आपकी यूनिट्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने कंप्लीट करवा दी है और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस करवा दी गई है और सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। और अगर जिस भी स्टूडेंट्स की सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो उनके लिए भी हम न्यू सॉल्व मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और पूरी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सभी के लिए चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरह की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ था। तो हड़प्पा नगर का उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर पूरी वीडियो मैं डिटेल में बना चुकी हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मिला है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में एक पूरा स्विमिंग पूल मिला था। विशाल स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल। तो मोहनजोदड़ो जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ पर बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। तो पूरा मैंने फुल डिटेल क्लास में आपके लिए पढ़ा दिया है। तो आप एमसीक्यू एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए भी आप फुल तैयारी भी यूनिट से कर सकते हैं। बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम एमसीक्यू पेपर है तो कैसे तैयारी करें। देखिए एमसीक्यू के लिए तो हम ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते ही रहते हैं, मगर आप पूरी यूनिट्स अगर देखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कांसा किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो कांसा किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? देखो तांबा और जस्ता इन दोनों के मिश्रण से बनता है कांसा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे? पशुपति की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो हम्मुराबी के काल में थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावाली किस पशु का विशेष उपयोग नहीं करते थे? तो किसका उपयोग नहीं करते थे? वो बैल का उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। बाकी भैंस, हाथी, घोड़ा इनका का उपयोग वो करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, इसका उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? सिंधु नदी घाटी में हुआ था। सिंधु नदी घाटी ही में जो सभ्यता थी उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पहले खोज किस पुरातत्वी ने की थी? तो किसने सबसे पहले की थी इसकी खोज? श्री दयाराम साहनी ने की थी, जो मैं आपको पहले भी क्लास करते टाइम बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती थी? तो ये कैसी सभ्यता मानी जाती थी? ये नागरिक सभ्यता मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चलिए अब आगे देखते हैं, वेदों की रचना हुई थी। अब आप यहाँ से देखेंगे वैदिक काल से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको बता रही हूँ। पूरा बता दूंगी तो आपके लिए महारंग संग्राम रिवीजन क्लास एग्जाम में काम आएगी। चलो, वेदों की रचना कब हुई थी? तो वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा है। तो वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो वैदिक ग्राम का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? ग्राममणि कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जनसाधारण की संस्था को कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो जनसाधारण संस्था थी उसको क्या कहा जाता था? जन पंचायत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्य कबीलों को कहा जाता था। तो आर्य कबीलों को क्या कहा जाता था? तो आर्य कबीलों को कूल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, कूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैदिक काल में अनेक विषयों के समूह को कहा जाता था। तो अनेक जो विषयों के समूह थे वैदिक काल में उनको क्या कहा जाता था? तो उनको जन कहा जाता था। देखो ऑप्शन नंबर 2 है आपका जन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था। तो देखो उत्तर वैदिक काल के ऊपर भी मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्र स्थल था वो क्या था? तो मध्य देश था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो किस में है, किस वेद में है? तो साम वेद में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक धर्म की मूलभूत विशेषता थी। तो क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता थी प्रकृति की पूजा करना। तो प्रारंभिक जो वैदिक धर्म थे उनकी जो विशेषता थी वो प्रकृति की पूजा करना थी, क्योंकि वो प्रकृति की ही पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैदिक काल में राजा को पदच्युत करने का अधिकार था। तो समिति को अधिकार था। ने आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन समाज था। तो वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा समाज था? तो देखो पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पिता से चलता था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है 51 से 75 वर्ष की आयु की अवधि में ग्रहण किया जाने वाला आश्रम है। देखो जो आर्य थे उन्होंने मनुष्य की जो अवधि थी समय अवधि उसको 100 वर्ष मान करके 4 आश्रम में बांट दी थी। तो जो 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष की आयु थी वो किस आश्रम में आती थी? तो वो आती थी वानप्रस्थ आश्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनंत अवकाश और उर्वरा शक्ति की प्रतीक पृथ्वी को आर्य मानते थे। तो क्या मानते थे? नर नारी मानते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलिए देखिए अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पहले किन जीवों का जन्म हुआ? तो पृथ्वी पर सबसे पहले किन जीवों का जन्म हुआ था? तो अति सूक्ष्म रीढ़ विहीन जीवों का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु है, मतलब पृथ्वी जो है कब से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष, 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास है वो लगभग 7 करोड़ 50 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूरा पाषाण काल का मानव रहता था। तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो पूरी क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को और भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? तो पूरा पाषाण काल का मानव पेड़ों की शाखाओं या गुफाओं में रहता था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये सारा देखो आपको जब क्लास करा रही थी तो बताया था ना मैंने, और वही सारा आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार हुआ था। देखो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल के मानव की खोज है, और आग की खोज पूरा पाषाण काल के मानव की खोज है, तो इसलिए याद रखिएगा। ये वाला पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व का लाभ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातत्व का लाभ क्या है?
तो इसका लाभ है ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन सभी का ज्ञान कौन प्राप्त करता है, पुरातत्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण कालीन आदि मानव की आराध्य देवी थी। तो वो मध्यपाषाण काल के मानव की जो आराध्य देवी थी वो मातृ देवी थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले कहलाते हैं। तो पुरातात्विक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो खुदाई करके ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान पता लगाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, खोज करते हैं, तो उनको पुरातात्विक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या 16 थी। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी क्लास करवा चुकी हूँ और पूरे जनपदों के नाम भी याद करवा चुकी हूँ जब क्लास करा रही थी तभी। तो 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था। देखो हर्यक वंश के बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आप अगर फुल क्लास करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजक कौन था। तो कालाशोक था आयोजक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी। तो देखो मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो गिरिवर्ज थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, एकदम रट लीजिए। 100% यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो से 90% क्वेश्चन अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 2024-25 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ये नंद वंश का राजा था। आप देखेंगे जब मगध साम्राज्य में बहुत सारे वंश आए थे और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उस तरह से अगर देखें तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो नंद वंश था और उसका अंतिम शासक घनानंद था। इनके बाद शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। घनानंद को मार करके वो स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। मौर्य वंश के बारे में और उसके शासक के बारे में भी मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में और वीडियोज़ ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य था। तो चाणक्य कौन था। देखिए चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य का अलग भी एक नाम है विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कोई भी कहिए, बात एक ही है, मतलब उन्हीं का अलग अलग नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश की राजधानी थी। देखो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण क्यों लिया। देखो अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग का युद्ध किया कलिंग को जीतने के लिए, तो कलिंग ये युद्ध को करने के बाद, उसमें जीतने के बाद इन्होंने वचन ले लिया, कसम खा ली कि आज के बाद वो कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार और रक्तपात होने के कारण अशोक का हृदय बदल जाता है और उन्होंने कसम खा ली कि वो अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध में इतने लोगों की जानें गई थी कि खून की नदियां बह रही थी, जिससे कि अशोक का हृदय बदल जाता है और वो कभी युद्ध न करने की ठान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। और देखो जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कभी न युद्ध करने की कसम ली, तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटी और बेटा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था।
तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं। तो देखो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखिए जो आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स है ना, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ आपके एग्जाम में आएंगे वो सब मैं आज की वीडियो में कवर करा रही हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो से सब कुछ तैयार कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का कौन सा शासक नेपोलियन नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री में, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय शक्ति का पुनर्जागरण हुआ था। देखो भारत में केंद्रीय शक्ति का पुनर्जागरण गुप्त काल में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और देखो गुप्त वंश को ना भारत के इतिहास में स्वर्ण वंश भी, स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध कौन सा काल है। जो देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया और यहाँ पे देखिए है भी। तो गुप्त शासकों के काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर दिया जाएगा। कौन सा विदेशी यात्री था जिसने अपनी बुक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के समय का पूरा वर्णन किया है। तो वो यात्री था फाहियान, जो चीनी यात्री था, उसने ही अपनी बुक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का पूरा वर्णन किया है जब वो भारत आया था इनके शासनकाल में। तो चलिए नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। ये चीनी यात्री था, ये भारत कब आया था। तो ये 405 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिंहासनारोपण कब हुआ था। तो 375 ईस्वी में हुआ था। 375 ईस्वी में इनका सिंहासनारोहण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। तो समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था। तो 325 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है। तो ये रचना किसकी है। तो कालिदास की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचयिता हैं। देखो जो रचयिता वाला क्वेश्चन होगा ना कि इस बुक की रचना किसने की है, तो ये आप एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ज़रूर आएगा, ये वाला भी और ये वाला भी और ये तीनों। तो पंचतंत्र के राइटर कौन है। तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 606 ईस्वी में हुआ था इनका राज्यारोहण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुष्यभूति की राजधानी कौन सी थी। तो पुष्यभूति की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपने राज्य की राजधानी को कहाँ हस्तांतरित किया। देखो हर्षवर्धन ने अपने राजधानी को बदल दिया था, तो कहाँ पर किया था। कन्नौज कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने कितने वर्ष तक लगातार युद्ध लड़े। तो कितने वर्ष तक इन्होंने युद्ध लगातार लड़े थे। तो 6 वर्षों तक लगातार इन्होंने युद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है, 6 वर्षों तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दक्षिण के किस राजा ने हर्ष के विजय रथ को नर्मदा नदी पर रोक दिया था। तो किस राजा ने, दक्षिण के किस राजा ने रोक दिया था हर्ष के विजय रथ को। तो वो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग हर्ष के दरबार में कब पहुंचा था। तो कब पहुंचा था। 636 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। अगला है, हर्षचरित नाटक के लेखक हैं। तो नाटक के लेखक कौन है। हर्षचरित किसका नाटक है। बाणभट्ट का नाटक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्जाम में आना है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है हर्ष किस धर्म का उपासक था? तो किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है नालंदा था, तो नालंदा क्या था? नगर था? नहीं, विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था? तो हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हर्ष के साम्राज्य का विशद वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? मतलब देखो, हर्ष जो शासक थे उनके साम्राज्य का जो विशद वर्णन था वो किस विदेशी यात्री ने किया था? तो किसने किया था इनका वर्णन? ह्वेन सांग ने किया था, क्योंकि ये इनके शासनकाल में आया था 636 ईस्वी में इनके दरबार में, तो उसी ने वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, ह्वेन सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष द्वारा कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन कब किया गया था? देखिए, हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन किया था, तो किस सन में किया था? तो 643 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, सामंतवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? देखो, सामंतवाद के उदय का जो मुख्य कारण था, सबसे मेन रीजन जो था वो भूमि थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंजर के स्थान पर किन शासकों ने खजुराहो को अपनी नई राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? चंदेलों ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गोपाल था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रट लीजिएगा एकदम। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक विजय सेन था। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है जय सिंह सुविराज किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? सोलंकी राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है त्रिराष्ट्र संघर्ष किस नगर से संबंधित है? तो किस नगर से संबंधित है? कन्नौज नगर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोज के राजवंश और राजधानी से संबंधित सही जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? पढ़ के देखिए, कौन सा है? परमार धारा नगरी सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? तो कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो 1192 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यानी प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में, मतलब 1 वर्ष बाद ही जस्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर से संबंधित सही विकल्प है। तो सही विकल्प कौन सा है? आप पढ़िए ऑप्शन को अपने, देखिए तीसरा वाला आपका सही है। यह जैन मंदिर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत काल में भारत के धार्मिक और व्यापारिक संबंध किस देश से थे? तो किस देश से थे? चीन से थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के रचयिता हैं। रचयिता वाला क्वेश्चन देखो, जो बुक लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, किस लेखक ने लिखे, ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो किसने लिखा है? रचयिता कौन है? तो कल्हड़ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयदेव इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला बौद्ध विहार के निर्माता कौन थे? तो कौन थे? धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? ये शैव मत के प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था इस सोमनाथ मंदिर को? कुमार पाल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बनी है? नागर शैली में बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, नागर शैली। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 4 शक्ति पीठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला है, राजपूत काल में किस धर्म की विशेष रूप से उन्नति हुई? तो राजपूत काल में हिंदू धर्म की विशेष रूप से उन्नति हुई। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथा सरित सागर के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं आपके सोमदेव। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के रचयिता थे? तो इसके रचयिता थे कलहड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? तो इस मंदिर के निर्माता थे राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर बने हैं? तो किस स्थान पर बने हैं? महाबलीपुरम में बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किस राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किस राजा ने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों राजाओं की राजधानी थी? तो पल्लवों राजाओं की राजधानी कांची थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला है, मलिक काफूर था? तो मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य के महाकाव्य का नाम है? तो तमिल साहित्य के महाकाव्य का नाम क्या है? तो कम्बन रामायण है। ऑप्शन नंबर देखो आपका 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण के रचयिता हैं? तो आदि पुराण के रचयिता हैं आचार्य जीनसेन। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के किस शासक ने उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की थी? तो किस शासक ने प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल ने प्राप्त की थी दक्षिण भारत पर विजय। तो आपका देखो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण MCQ मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं, इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये वीडियो आपके लिए एनफ है। बाकी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और सारी यूनिट्स को आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपकी पूरी 100% तैयारी एग्जाम की हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।